बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पीए नानक चंद रत्तू जी के द्वारा लिखी हुई किताब डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष, अध्याय 13, औषधि इलाज या नहीं, एक स्थायी धर्म संकट। इसका मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। मैं दूसरा वीडियो बनाऊँ इसके पहले आप सभी भाइयों और बहनों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं लखनऊ से लक्ष्य कमांडर संघमित्रा गौतम, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। हंगामी रुकावट। मैडम बास्टाइन अभी डॉक्टर अंबेडकर से बातचीत में व्यस्त ही थी कि मेरे भय और आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब श्रीमती सविता अंबेडकर बाजार से वापस आ गईं। मैडम बास्टाइन व कृष्णामूर्ति पर नजर पड़ते ही मानो उनकी रगों में झटकेदार लहरें उठने लगीं। उनकी अनुपस्थिति में उस फ्रांसीसी महिला व कृष्णामूर्ति को आने देने की अनुमति देने के कारण उनके सारे गुस्से का मुझे ही शिकार बनना पड़ा। मेरे किसी भी स्पष्टीकरण से उन्हें संतोष नहीं हुआ, वरन अधिक आक्रोश से भर उठी। दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने भीतर झांका और मुझे लक्ष्य कर कहा, उस औरत को देखो, उसकी निगाहों को देखो, आंखें नचा नचा कर बात कर रही है। वह तुम्हारे बाबा साहेब को लुभा लेगी और उनका अपहरण कर लेगी। वह मैडम बास्टाइन पर अप्रत्याशित कटाक्ष करने की हद तक चली गई। श्रीमती सविता के दुर्व्यवहार और अशोभनीय आचरण को भांपकर पर उस पर गौर न करते हुए कृष्णामूर्ति व मैडम बास्टाइन ने डॉक्टर अंबेडकर से जाने की आज्ञा ली। उन्होंने उन लोगों के अगले दिन निश्चित ही आने और इलाज शुरू करने को कहा। 19 मार्च की शाम मैडम बास्टाइन इलाज शुरू करने के लिए कृष्णामूर्ति के साथ आई, किंतु उन्हें हताशा हुई। उन्हें श्रीमती सविता ने डॉक्टर अंबेडकर से मिलने ही नहीं दिया। मुझसे कह दिया कि मैं उन्हें बंगले से बाहर कर दूं। चौकीदार से भी कह दिया कि वे दोबारा आते हैं तो बंगले में घुसने ना दें। मैंने कृष्णामूर्ति से अपनी स्पष्ट रूप से कही गई बात याद दिलाई और पुनः कहा कि वे मैडम बास्टाइन के आने का इलाज करने को बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये सुनकर मैडम बास्टाइन को हार्दिक दुख पहुंचा और मेरी व्यवस्था को समझकर लंबा इंतजार करने के बाद वे भारी मन से बंगले से बाहर चले गए। 20 मार्च को कृष्णामूर्ति ने फिर प्रयास किया। इस बार वे शाम को उजागर राम के साथ आए ताकि डॉक्टर अंबेडकर को श्रीमती सविता अंबेडकर का फ्रांसीसी महिला के साथ दुर्व्यवहार व अशोभनीय आचरण तथा अपनी हताशा के बारे में अवगत करा सकें, पर इस बार भी उन्हें परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि उनके बार बार आने से श्रीमती सविता अंबेडकर झुंझला गई थी। हालांकि कृष्णामूर्ति ने उनके पिता से, जो उस समय लॉन में बैठे थे और उनकी नजरों में नहीं थे, जल्दी जल्दी बात की। वह मैडम बास्टाइन के आगमन से परिचित थे और जब उन्हें अवगत कराया गया वह इलाज के असर के कायल भी हो गए, पर उन्हें अपनी लड़की के ही समक्ष इस विषय को पुनः खोलते हुए डर लग रहा था। उन्होंने यही कहा कि वे डॉक्टर अंबेडकर का इलाज पारिवारिक चिकित्सा के अतिरिक्त किसी से भी नहीं कराना चाहती। 21 मार्च को कृष्णामूर्ति ने पुनः डॉक्टर अंबेडकर से मिलने की चेष्टा की। वह प्रार्थना करना चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर इलाज शुरू करें, उसे निष्पक्ष रूप से आजमाएं, कम से कम कुछ दिनों के लिए। यदि थोड़ा भी आराम मिले तो इसे आगे बढ़ाएं, पर उन्हें परिसर में प्रवेश की अनुमति ही नहीं मिली। तब 22 मार्च 1956 को कृष्णामूर्ति ने घोर निराशा में डॉक्टर अंबेडकर को एक पत्र लिखा। उन्होंने उनका ध्यान 17 मार्च को मैडम बास्टाइन की मुलाकात और उन्हें बीमारी का जो इलाज करना था उसकी विस्तार से चर्चा व उपचार शुरू करने की उनकी अनुमति देने की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने ये भी कहा कि उनसे मुलाकात की कोशिशें कैसी निराशाजनक रहीं और श्रीमती सविता ने उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार तथा निंदनीय आचरण किया। उन्होंने आरोप लगाया कि संभवतः डॉक्टर सविता ही उनकी बीमारी की जड़ हैं और इस तरह की दुखद स्थितियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा, वास्तव में मैडम बास्टाइन अपनी प्रथम मुलाकात में ही इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि आपके चारों ओर तो घनीभूत दुरात्माएं हैं, वे कोई और नहीं आपकी पत्नी के रूप में ही हैं। पर हमने ये बात बताने से स्वयं को रोका, क्योंकि इससे आपके ठीक होने व अनेक वर्षों तक श्रमजीवी जनता की सेवा करने की हमारी दुश्चिंता बाधित हो सकती थी। कृष्णामूर्ति ने खेद व्यक्त किया, आपकी पत्नी ने मुझे और उजागर राम को आपसे बातचीत करने के इंतजार में बरामदे में बैठे देखा। उन्होंने नानक चंद रत्तू से कहा कि हमें वहां बैठने की अनुमति न दें और बंगले से चले जाने को कहें। उन्होंने धृष्टता से ये भी
जोड़ दिया कि मैं फ्रांसीसी महिला के एजेंट के रूप में आया हूं जो उनके पति को पथभ्रष्ट कर उनकी संपत्ति लूट लेना चाहती है। कृष्णमूर्ति को ऐसे अनापेक्षित शब्दों से हार्दिक पीड़ा पहुंची। उन्होंने कहा, मेरा कोई दूसरा इरादा नहीं, हालांकि इसके कि आप स्वस्थ हो जाएं और भारत की जनता को आपकी सेवाएं मिल सकें। यदि ये अपराध है तो मैं खुशी खुशी अपराध स्वीकार करता हूँ। सच तो ये है कि मुझे इस बात की प्रसन्नता होती यदि मैं अपनी टांगें काट कर आपको दे पाता ताकि आप लोगों की मुझसे बेहतर सेवा कर सकें। हमारे पास ना तो उतना ज्ञान है और ना ही साहस व दृढ़ संकल्प जितना कि आप में है। मुझे कम से कम ये संतोष होता कि मैं एक महान व्यक्ति के काम आया जिसने भारत की जनता की महान सेवा की। कृष्णमूर्ति ने फिर खुलकर कहा, मैं अब बिना किसी भय या संकोच के पूरी तरह आश्वस्त हूँ व मैडम बास्टाइन से सहमत रखता हूँ कि आपकी असामयिक अपंगता और ईश्वर क्षमा करे असामयिक मृत्यु के लिए यदि कोई उत्तरदायी होगा तो वह है वास्तविकता से आपका मुंह मोड़ लेना, और वह वास्तविकता आपकी भलाई की दुश्मन आपकी पत्नी ही है। आप मुझसे 1000 गुना ज्यादा बुद्धिमान हैं, आपको जीवन का व्यापक अनुभव है, पर मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है और मैं इस कटु वचन के लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि आप अपने चारों ओर घिरी दुष्ट चेष्टाओं की वास्तविकता से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। कृष्णमूर्ति ने बहुत सोच विचार कर डॉक्टर अंबेडकर से पुनः प्रार्थना की, आप स्थिति की गंभीरता को शीघ्र ही समझें, अपनी पत्नी की सलाहों की हथकड़ियों से स्वयं को मुक्त करें और मैडम बास्टाइन का इलाज शुरू करें। हाथ जोड़कर और घुटनों के बल झुककर उन्होंने आगे कहा, मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूं कि कम से कम इस पत्र की प्राप्ति के बाद इलाज कराना आरंभ कर दें। मैं करीब 3 हफ्ते बाद मुंबई चला जाऊंगा, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि नानक चंद्र रत्तू के द्वारा मुझे जरूर सूचित करें। इधर कुछ दिनों से जो नाटक सा चल रहा था उससे निराश होकर वह मैडम बास्टाइन को मुंह दिखाने लायक न रहकर भी कृष्णमूर्ति ने बाबा साहब से मिलने की एक बार फिर कोशिश की। 25 मार्च को वह भागकर 26 अलीपुर रोड पहुंचे और वह देखकर हताश हो गए कि डॉक्टर अंबेडकर कहीं बाहर गए हुए हैं। जब वह रात करीब 9 बजे वापस आए तो कृष्णमूर्ति ने अपना परिचय कार्ड भेजा, पर श्रीमती सविता ने उसे रोक लिया। काफी प्रतीक्षा के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उन्होंने अविलंब एक लंबा नोट भेजा और 1 मिनट के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा, मेरे पास दीवान चमनलाल द्वारा भेजी गई अत्यावश्यक सूचना है जो आपको व्यक्तिगत रूप से एकांत में बतानी है। मुझे आपका उत्तर भी चाहिए और तभी मैं घर लौट सकता हूँ। कृपया मुझे 1 मिनट की मुलाकात की अनुमति दें। मैं आपका 1 घंटे से अधिक इंतजार कर रहा हूँ। ये नोट भी श्रीमती सविता ने रोक लिया और बाबा साहब को नहीं दिखाया। 25 मार्च को कृष्णमूर्ति ने 3 अवसरों पर उन्हें दिए गए विभिन्न इलाज और मैडम बास्टाइन के इलाज के संबंध में हुई उनकी भेंट की ओर संकेत करते हुए डॉक्टर अंबेडकर को पुनः पत्र लिखा। उन्होंने कहा, आपको पैरों पर लड़खड़ाते देख मेरा कलेजा फट जाता है। मन करता है कि मैं अपना पैर काटकर आपको दे दूं। आपने अन्य तरीके एलोपैथिक, होम्योपैथिक व आयुर्वेदिक आदि आजमा लिए हैं। डॉक्टर 9 वर्षों से आपका इलाज कर रहे हैं पर बीमारी में जरा सा भी सुधार नहीं है। दुर्भाग्य से मेरी अंतर्दृष्टि कहती है कि आपके अपने लोग, विशेषकर आपकी पत्नी ही इन सारी दुखद परिस्थितियों की मूल कारण है। यदि ये चीजें यूं ही अनियंत्रित चलती रहीं तो मुझे डर है कि आपकी आयु जितनी कि हम चाहते हैं उससे कम हो जाएगी। ये आपको विचारना है कि लाखों अनुसूचित जातियों के लोगों का उत्थान आपको प्रिय है या पारिवारिक जीवन का आनंद। कृष्णमूर्ति ने फिर विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया, यदि वे मैडम बास्टाइन के इलाज की विधि के प्रति आश्वस्त हो जाएं और उसे शुरू करने का विचार बनाएं तो अपने निजी सचिव के माध्यम से सूचित करने का कष्ट करें, वह सही समय बता दें। मैं आकर आपके समक्ष उपस्थित हो सकता हूं पर आपकी पत्नी की ओर से कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए। अपने पत्रों, कई फोन और बार बार निराशाजनक आगमन की कोई प्रतिक्रिया न पाकर कृष्णमूर्ति निराश हो गए। मैडम बास्टाइन भी इस तरह के नाटक के पीछे कोई तर्क न पाकर पूरी तरह आहत हुई। आश्चर्यजनक रूप से श्रीमती सविता ने न केवल इन पत्रों को डॉक्टर अंबेडकर को दिखाने से रोका, अपितु मैडम बास्टाइन व कृष्णमूर्ति के बार बार आगमन की सूचना व फोन कॉलों को भी
दबा दिया। उनका एकमात्र भय ये था कि डॉक्टर अंबेडकर किसी अन्य चिकित्सक के इलाज से ठीक हो जाएंगे तो पूरा श्रेय उसे ही मिल जाएगा और डॉक्टर अंबेडकर की निगाहों में डॉक्टर मावलकर की प्रतिष्ठा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। मैडम बास्टाइन व कृष्णामूर्ति शायद डॉक्टर अंबेडकर से मिलने की और चेष्टा करें। इससे सशंकित होकर डॉक्टर सविता घर से एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं जाती थी। मुझसे व चौकीदार से कह दिया कि उन्हें वह किसी भी अन्य आगंतुक को बिना उनकी अनुमति के परिसर में घुसने न दिया जाए। उनके तौर तरीके विस्मयकारी थे। 30 मार्च 1956 को कृष्णामूर्ति पुनः मेरे कार्यालय आए। उनमें इलाज शुरू करने की क्षीण आशा अभी भी थी। मैंने कह दिया कि इस दिशा में उन्हें अपने प्रयास बंद कर देने चाहिए, क्योंकि श्रीमती सविता किसी भी दशा में मैडम बास्टाइन का इलाज न होने देने के लिए कटिबद्ध हैं और उनके पुनः आने से कोई काम होने वाला नहीं है। जो मैंने उनसे कहा उसे सुनकर उनका हृदय भर आया और आंसू छलक आए। अंधकार में भविष्य और घोर विपत्ति से आशंकित होकर उन्होंने मुझे बताया कि मैडम बास्टाइन पूर्णतः निराश होकर फ्रांस वापस जा रही हैं। मैडम बास्टाइन के बार बार आने और निराश होकर फ्रांस वापस चले जाने की खबर से अनभिज्ञ डॉक्टर अंबेडकर ने उनके बारे में पूछा, पर उन्हें सच्चाई नहीं बताई गई। वे असंतुष्ट व आक्रोशित हुए जब उन्हें अस्पष्ट जवाब दिया गया, क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर अंबेडकर का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और जो कोई भी उन्हें देखने आता उसे लगता मृत्यु करीब है। हर कोई उन्हें एक बुझती हुई लौ ही कहता था। वे उनकी इच्छा शक्ति पर आश्चर्य करते, क्योंकि उनके शरीर के अन्य हिस्से आश्चर्यजनक रूप से ठीक थे, जबकि उनका शरीर अनेक बीमारियों से जवाब दे चुका था। कृष्णामूर्ति ने 17 मार्च 1956 को मैडम बास्टाइन के साथ डॉक्टर अंबेडकर से हुई प्रथम भेंट के समय जो ज्योतिषीय तथा आध्यात्मिक अनुमान लगाया था और देवदूत की तरह कहा था, वह भय सच साबित हुआ। उस महान व्यक्ति ने 6 दिसंबर 1956 को अपनी अंतिम सांस ली। तो साथियों, ये अध्याय पूरा हुआ। आपके जीवन की कामना करते हुए अब आपसे मैं विदा चाहूंगी। जय भीम, जय संविधान।